आज हम यहाँ बात करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो आपके 74 सेक्शंस में है। उनमें से कौन कौन से सेक्शंस मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जहाँ पे आपके जुडिशरी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बन सकते हैं या क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है सेक्शन 4 और 5 और 6 से। सेक्शन 4, 5, 6 से जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है कि पार्टनरशिप्स की डेफिनेशन क्या है, पार्टनरशिप क्रिएट कैसे होती है, एक्सप्रेस एग्रीमेंट से, इम्प्लाइड एग्रीमेंट से, क्या केवल प्रॉफिट शेयरिंग ही पार्टनरशिप का ग्राउंड है। तो सुनो, जो हमारा सेक्शन 4 है वो पार्टनरशिप की डेफिनेशन बताता है। पार्टनरशिप आपकी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों एग्रीमेंट से बनाई जा सकती है, लेकिन अगर हम रिटन एग्रीमेंट से बनाते हैं तो ये हमारी पार्टनरशिप डीड कहलाती है। फ्यूचर में जो भी डिस्प्यूट और मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट राइटिंग में बनाए तो बेटर रहता है। पार्टनरशिप के लिए 5 हमारे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट रहते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट रहता है हमारा पर्सन, मिनिमम इसके लिए 2 पर्सन होने चाहिए और पर्सन मस्ट भी कॉम्पिटेंट होने चाहिए। सेकंड, इसके लिए हमारे पास एग्रीमेंट होना चाहिए, इधर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। थर्ड, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। फोर्थ, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। लॉफुल बिजनेस की जो डेफिनेशन है वो हमारे सेक्शन 2 क्लॉज बी में मिलती है, जो कि इंक्लूसिव है, जिसमें ट्रेड, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन वर्ड को इंक्लूड किया गया है। फिफ्थ, म्यूचुअल एजेंसी। तो ये पांचों एसेंशियल एलिमेंट होने चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी के लिए आपका कॉक्स वर्सेस हिकमैन का एक लेटिंग केस लॉ रहेगा। वहीं साथ में आपको सेक्शन नंबर 6 भी बताता है। सेक्शन नंबर 6 में हमारे 2 एक्सप्लेनेशन रहते हैं, एक्सप्लेनेशन 1 एंड एक्सप्लेनेशन नंबर 2। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 एंड 2 आपको बताते हैं कि वहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग तो हो रही है, पर खाली प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप का ग्राउंड नहीं है। तो इस तरीके से मैंने एक आपको ओवरव्यू दिया जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लिखना है और यहाँ पे जो बताया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपका जो मेंस का बन सकता है वो पार्टनर के राइट्स और ड्यूटीज़ के लिए बन सकता है। पार्टनर के राइट्स एंड ड्यूटीज़ के लिए आपके जो जो सेक्शन रहेंगे वो 9, 10, 11, 12, 13 और 16, ये सेक्शन आपके पार्टनर के राइट्स एंड ड्यूटीज़ के लिए रहते हैं। वहीं आपका एक मेंस का क्वेश्चन बन सकता है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी से आप क्या समझते हैं, तो इसके लिए सेक्शन 14 और 15 रहेगा। नेक्स्ट आपका चैप्टर से रिलेशन ऑफ पार्टनर टू थर्ड पार्टी से क्वेश्चन बन सकता है पार्टनर की अथॉरिटी से आप क्या समझते हैं, पार्टनर की अथॉरिटी कितने टाइप की होती है, क्या इम्प्लाइड अथॉरिटी के हम कॉन्ट्रैक्ट करके एक्सटेंड और रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 18, 19, 20, 21, 22 ये सेक्शन आपको बताने होंगे। आपको पार्टनर की अथॉरिटी को बताना होगा। अथॉरिटी का मतलब होता है पार्टनर की कैपेसिटी से। पार्टनर की 2 तरीके की अथॉरिटी रहती है, एक एक्सप्रेस और एक इम्प्लाइड। इम्प्लाइड अथॉरिटी जो होती है वो बाय लॉ मिलती है। एक्सप्रेस अथॉरिटी आपको बाय लॉ नहीं मिलती है, ये आपको बाय एग्रीमेंट दी जाती है। यहाँ पे आपका वहीं सेक्शन नंबर 20 में बताया जा रहा है कि इम्प्लाइड अथॉरिटी जो बाय लॉ होती है हम उसको एक्सटेंड और रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। नाउ आपको 18, 19, 20, 21, 22 ये सेक्शन बताने, इस क्वेश्चन के आने के मीन्स में 100% चांसेस हैं। बाकी जो रिमेनिंग सेक्शंस हैं या ये वाले ये पांचों सेक्शन आपके प्री के लिए पूछे जाते हैं। इसमें आपको सेक्शन 25 से ज़्यादा प्री के लिए चांसेस रहता है, जिसमें पूछा जाता है कि पार्टनर की लाइबिलिटी कैसी होती है। तो पार्टनर की लाइबिलिटी सेक्शन 25 की रीडिंग से पता चलता है ज्वाइंट और सेवरल होती है। सेक्शन 28 से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट नोट पे, एंड सेक्शन 29 से भी आपका शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। वहीं सेक्शन 30 आपका इम्पॉर्टेंट है मेंस के लिए। क्या एक माइनर पार्टनर होता है? हम लोगों ने जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब पढ़ रहे थे तो सेक्शन नंबर 10 में बताया गया था कि एग्रीमेंट करने वाले जो पर्सन हो मस्ट बी कॉम्पिटेंट होने चाहिए। वहीं सेक्शन 11 में बताया गया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि एक कॉम्पिटेंट मेजर साउंड माइंड एक कॉम्पिटेंट जो होता है वो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। वहीं माइनर जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे एक माइनर जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है एग्रीमेंट करने के लिए। उसके साथ जो एग्रीमेंट होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, वॉइड होते हैं। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष के केस में हमने ये बात पढ़ी भी थी। तो इसी वजह से जो माइनर है वो फर्म में फुल फ्लेज पार्टनर नहीं है, पर उसे बेनिफिट के लिए एडमिट किया जा सकता है सेक्शन 30 अंडर सबसेक्शन 1 ऑल पार्टनर की कंसेंट से। तो यहाँ पे आपके सेक्शन 30 में टोटल 9 सबसेक्शंस रहते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है
फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन से क्या समझते हैं। फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कब का होता है, जब फर्म में कोई भी एक नया पार्टनर आता है या पुराना पार्टनर जाता है। तो आपको इसके लिए इनकमिंग पार्टनर के लिए सेक्शन 31 में बताना है, एंड आउटगोइंग के लिए आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर सेक्शन 32 में बताना है। सेक्शन 32 के साथ आपको सेक्शन 36 और 37 भी बताना होगा कि एक आउटगोइंग पार्टनर के क्या क्या राइट्स होते हैं सब्सिक्वेंट प्रॉफिट में, और क्या वो कॉम्पिटिटिव बिजनेस कर सकता है या नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें आपको सेक्शन 36 और 37 में मेंशन की गई हैं, बतानी पड़ेंगी। एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी और डेथ, ये भी हमारे तरीके हैं जब फर्म में चेंजेस होते हैं, तो ये भी आपको इस क्वेश्चन में बताने होंगे। नेक्स्ट आया डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म के डिसोल्यूशन से आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि एक व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ फर्म को आपको सेक्शन 39 के अंदर बताया गया, एंड मोड्स के बारे में आपको सेक्शन 40 से 44 में बताया गया है। 40, 41, 42, 43 ये जो डिसोल्यूशन के मोड्स हैं, इसमें हमें कोर्ट के इंटरवीनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि सेक्शन 44 में कोर्ट के इंटरवीनिंग से ही डिसोल्यूशन होता है। सेक्शन नंबर 44 से भी समटाइम्स अकेला मेंस का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जब एक फर्म डिसॉल्व हुई तो आफ्टर डिसोल्यूशन क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं। तो इसमें 45 से आपका 55 सेक्शंस तक के एक्सप्लेन करने होते हैं, एंड सम टाइम आपका गुडविल के ऊपर भी इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे, एक पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है या ऑप्शनल है। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल होता है, बट अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो इनडायरेक्टली फर्म को वेरियस डिसेबिलिटीज़ फेस करनी पड़ती है, विच इज़ मेंशन अंडर सेक्शन 69 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो बेटर यही है कि हम फर्म का रजिस्ट्रेशन करा लें। तो आपका अगर फर्म का रजिस्ट्रेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो उसका जो प्रोसीजर है वो 58, 59 में बताया गया। फर्म के रजिस्टर्ड होने के बाद अगर कोई चेंजेस होते हैं तो उन सारे चेंजेस की इंफॉर्मेशन देना के लिए यहाँ पे 60, 61, 62, 63 में बताया गया। अगर आप इंफॉर्मेशन नहीं देते तो आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड हो जाएगी एंड 69 की डिसेबिलिटीज़ फेस करेगी। तो इट इज़ मच बेटर कि अगर आपकी फर्म में कोई चेंजेस हैं रजिस्टर्ड फर्म के तो वो आप बता दें। तो आपको 58, 59, 60, 63 ये बताने होंगे, और साथ में सेक्शन 69 आपको बताना होगा। बाकी जो ये वाले सेक्शंस हैं यहाँ से आपके प्री के क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जा सकते हैं। अगर हम गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं फर्म रजिस्ट्रेशन के समय पे तो सेक्शन 70 बताता है, जिसमें 3 महीने तक की मैक्सिमम जेल हो सकती है, और फाइन या फिर खाली फाइन या जेल हो सकती है। नाउ नेक्स्ट इसके बाद सेक्शन 72 जो आपका बार बार बताया जाता है कि जब कि पब्लिक नोटिस अगर देना है तो किस तरीके से दिया जाएगा, क्योंकि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसे पब्लिक नोटिस देना होता है। पर एक बात याद रखना, स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर के केस में, डेथ के केस में, इंसॉल्वेंसी के केस में, और जब कोई पार्टनर इनकमिंग आ रहा है उस केस में पब्लिक नोटिस देने की ज़रूरत नहीं होती है। जब फर्म डिसॉल्व हो रही होती है तो अगर रजिस्टर्ड है तो रजिस्ट्रार को भी पब्लिक नोटिस दिया जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। बाकी सारी चीज़ें आपके सेक्शन 72 में दी गई है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हमारा जो एफर्ट्स थे वो एफर्ट्स ये बताने के लिए थे कि जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके अंदर से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मेंस के लिए। थैंक यू।